Hello students, how are you guys doing? I hope you're doing really well. And we're on to the fourth chapter of BST. Very good job. अगर आपने पुरानी वीडियोस देख ली हैं तो वेरी गुड. आई होप आपकी प्रेप बहुत अच्छी चल रही है, पावर पैक चल रही है. और अगर नहीं देखी हैं so now is the time. Go back, watch the first 3 videos, come back to this one and we can get into chapter number 4 which is planning. तो नोटबुक्स निकाल लो, आज की डेट डाल लो और जाओ कमेंट सेक्शन में जाके पुट योर अटेंडेंस एंड वी कैन स्टार्ट द चैप्टर नाउ. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मेन वर्ड ऑफ द चैप्टर विच इज प्लानिंग. तो एक बार आप प्लानिंग के बारे में सोचो. प्लानिंग होता क्या है? आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, राइट? मेकिंग प्लान्स. आप अपने दोस्तों के साथ प्लान्स बनाते हो, फैमिली के साथ प्लान्स बनाते हो कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है. तो ये सब होता है प्लानिंग. आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और वहाँ तक पहुँचना कैसे उसके बारे में सोच रहे हो, करेक्ट? तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? प्लानिंग प्रोसेस में होता है कि आप एडवांस में सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में. अबाउट क्या क्या? अबाउट व्हाट इज टू बी डन, मतलब क्या करना है. व्हेन इट इज टू बी डन, मतलब कब करना है. हाउ इट इज टू बी डन, मतलब कैसे करना है. एंड बाय whom इट इज टू बी डन, मतलब ये कौन करेगा. या आप करोगे, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे, या आपके पेरेंट्स करेंगे. कौन ये पूरा प्रोसेस करेगा, उसे हम कहते हैं प्लानिंग. तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको इस गोल तक पहुंचना है. तो आप आज यहाँ हो और आपको कल इस गोल तक पहुंचना है. तो ये जो गैप है, ये जो ब्रिज है, वो प्लानिंग आपका फुलफिल करता है बिटवीन वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू गो फ्रॉम टुडे. तो प्लानिंग में आप बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट करते हो. लेट्स से आपका प्लान है या आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं आपके बोर्ड्स में, राइट? और आप एक एक्शन प्लान बनाते हो कि आप वो अचीव कैसे करोगे. तो आप उसके लिए आप ये देखते हो, इसमें बोथ एंड्स एंड मीन्स आप देखते हो कि करना क्या है और कैसे करना है. लेट्स से आपका गोल है, आपको 90% मार्क्स चाहिए. वो आपका गोल हो गया, वो आपका व्हाट इज टू बी डन है. और हाउ इट इज टू बी डन है कि आप एवरीडे अच्छे से पढ़ाई करो. सो दैट्स हाउ इट इज टू बी डन. तो आपने प्लान बना लिया और उसका जब आप एक्शन पाथ डिटर्मिन कर लेते हो तो उस पूरे प्रोसेस को प्लानिंग बोलते हैं. तो अभी हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या हैं. तो लाइक एवरीथिंग एल्स मैंने इसके लिए भी निमोनिक बनाया है ताकि आपकी मेमोराइजेशन थोड़ी सी ईजियर हो जाए. तो इसके लेटर्स हैं PCPCFIM. तो इसका निमोनिक है पिंकी छोले पकाए, चिंटू फिर आइसक्रीम मांगे. तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? प्राइमरी फंक्शन, contributes to objectives, pervasive, continuous activity, futuristic, involves decision making and mental exercise. पहला है planning contributes to objectives. तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग का पूरा पॉइंट ही यही है कि आप उसमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करो. जब आप एक गोल सेट कर लेते हो तभी आप उसमें प्लान कर सकते हो ना कि प्लानिंग कि आप उस गोल तक पहुंचोगे कैसे. कि आप मेथड्स डिसाइड करते हो, प्रोसीजर डिसाइड करते हो, स्टेप्स डिसाइड करते हो जो आप लोगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल में कि आपने डिसाइड किया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने गोल सेट किया कि आपको 90% मार्क्स चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में. तो आप टूवर्ड्स इट काम करोगे. अब वैसे ही ज़्यादा पढ़ाई करोगे, आप एक स्केड्यूल बनाओगे कि इतनी इतनी देर पढ़ना है, इतनी इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है. तो जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो आप उसी हिसाब से उसके टुवर्ड्स स्टेप्स लेते हो. सेकंड, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये तो हमने दूसरे चैप्टर्स में भी पहले डिस्कस किया हुआ है. तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो ये फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि आपको और सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट में प्लानिंग की ज़रूरत है. क्योंकि जब तक आप प्लान ही नहीं बनाओगे, ऑब्जेक्टिव ही नहीं डिटर्मिन करोगे तो आप एग्जीक्यूट क्या करोगे या फिर स्टाफ किस चीज़ के लिए हायर करोगे. जब आप प्लान बना लेते हो वो आपका नंबर 1 फंक्शन है. वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ और टू वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल. थर्ड है प्लानिंग इज परवेसिव. तो परवेसिव का मतलब है कि हर जगह प्रेजेंट होती है. तो प्लानिंग ऑफकोर्स हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होती है और हर लेवल पे प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि आपको कोई भी गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले तो प्लान चाहिए ना. तो प्लान तो आप हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में बनाओगे, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अपने घर पे है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें भी चाहिए.
टॉप लेवल को भी प्लानिंग चाहिए, मिडिल लेवल को भी चाहिए और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी चाहिए। तो हर लेवल को प्लानिंग चाहिए, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज परवेसिव। फोर्थ है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। तो जो पास्ट है वो तो निकल चुका है और प्रेजेंट मोमेंट भी आप जी रहे हो, आज के लिए भी आप जो चीजें हैं वो कर ही रहे हो। आपकी प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर के लिए हो सकती है, क्या फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सकती हैं कि वो क्या चीज़ें बेटर करें ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए, या फिर वो कौन सा स्टाफ हायर करें ताकि उनका एफिशिएंसी बढ़ जाए इन द होल प्रोसेस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग है। फिफ्थ, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। तो प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस एक इन्वायरमेंट में रहते हैं जो इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी कंटिन्यूसली चेंज होना होता है और आपकी एस्पिरेशंस भी बढ़ती जाती है ना। अगर आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया तो आप चाहते हो उससे ज़्यादा करो। तो ये सब करने के लिए आपको प्लान्स अपने इवॉल्व करने पड़ते हैं ताकि आपका ग्रोथ होती रहे और आप अडेप्ट कर पाओ टू द कंटिन्यूस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग चलती रहती है, तो प्लानिंग कंटिन्यूस है। सिक्स्थ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो ऑफ कोर्स कोई भी गोल्स अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना। लेट्स से एक रिटेल चेन है और उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। वो अपनी एग्जिस्टिंग सिटी में और स्टोर्स खोल सकते हैं, या फिर वो दूसरी सिटीज़ में और स्टोर्स खोल सकते हैं, या फिर वो एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हर बिजनेस के पास। हर बिजनेस डिसीजन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और इन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को चूज़ करना इस प्रोसेस का पार्ट है। तो आपको प्लान करना पड़ता है ताकि आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर सको अपने प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट में। सेवंथ है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग प्रोसेस में आपको अपना दिमाग और एनर्जी यूज करनी पड़ती है, तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है, पर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम प्लानिंग करते क्यों हैं। इसके 6 पॉइंट्स हैं जिसके लिए भी मेमोराइजेशन के लिए हमने न्यूमोनिक बनाया है, जो कि है पप्पू पिंकी फिर एक्स्ट्रा रसगुल्ले रखें। तो ये 6 पॉइंट्स क्या हैं, जल्दी से नेम करते हैं। प्रोवाइड्स डायरेक्शन, reduces the risk of uncertainties, reduces overlapping and wasteful activities, promotes innovative ideas, facilitates decision making and establishes standard for controlling। तो अभी हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। पहला है प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। तो अब क्योंकि प्लानिंग में होता है प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन, इसका मतलब है कि प्लानिंग में हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो एक मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को उस डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्हें एक्स नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस करनी है और इतने XYZ बजट में करनी है। तो वो लेबर हायर करेंगे, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करेंगे, वो प्लान करेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल्स अपने प्रोक्योर करें, कितने प्राइस में करें ताकि उनकी एफिशिएंटली प्रोडक्शन हो पाए। तो इस प्रोसेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर्स के पास अपने पास एक डायरेक्शन है टुवर्ड्स वर्किंग इन अ डायरेक्शन। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। दूसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, अनएक्सपेक्टेड है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को इन रिस्क के साथ डील करना पड़ता है। अब ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन ये अनसर्टेनिटी ख़त्म तो नहीं कर सकती, पर उसका रिस्क रिड्यूस कर सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे, बिजनेसेस इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फायर हज़ार्ड इंश्योरेंस, कि फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि जस्ट इन केस, अब वो फायर का रिस्क तो नहीं ख़त्म कर सकते, पर वो ये कर सकते हैं कि जस्ट इन केस उनके बिल्डिंग में आग लग जाए या फैक्ट्री में आग लग जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम आए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने वेल प्लान किया होगा अपना बिजनेस और अपने एक्शंस, तो आप रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर सकते हो।
अच्छा, फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नाउ ऑफ कोर्स, अगर आप वेल प्लान करोगे तो कोई भी 2 या 3 लोग सेम काम नहीं करेंगे, और जब वो नहीं करेंगे तो ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाएगी और उसी से वेस्टेज कम हो जाएगी। फिर से एग्जांपल लेते हैं चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो अगर 2 वर्कर्स हैं, ए और बी, और ए को पता है कि उसको 2 चेयर्स प्रोड्यूस करनी है और बी को पता है कि उसे भी 2 चेयर्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो 2 चेयर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर उन्हें नहीं पता कि दूसरा बंदा भी काम कर रहा है, तो ए भी 4 प्रोड्यूस कर देगा और बी भी 4 प्रोड्यूस कर देगा। तो इसमें तो वेस्टेज हो गई ना। पहले तो ओवरलैपिंग हो गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सिर्फ 4 चेयर्स चाहिए थी, पर क्योंकि दोनों ने मैन्युफैक्चर कर दिए हैं अब चेयर्स, तो 4 की जगह 8 मैन्युफैक्चर हो गई हैं। तो इससे क्या हुआ, ओवरलैप हो गया, दोनों का एफर्ट वेस्ट हुआ और वेस्टेज भी हुई, रॉ मटेरियल्स की वेस्टेज हुई, उनके एफर्ट की वेस्टेज हुई। तो अगर आप अच्छे से प्लान कर लोगे और सबको पता होगा, काम डिवाइडेड होगा और उन्हें पता होगा उन्हें क्या करना है, तो वेस्टेज नहीं होगी और ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। फोर्थ है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो ये पॉइंट मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाता है और ये बताती है कि कौन क्या काम करेगा, और वो ये भी देखता है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर सकती है या क्या ऐसा न्यू ला सकती है मार्केट में कि उनका प्रोडक्ट स्पेशल हो। तो क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सब बहुत ज़्यादा सोचता है, इस प्लानिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उनकी इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट होते हैं। फिर फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन क्या करेगा, ये सारे डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर वो ऐसे ही बस अपने मन मुताबिक कुछ भी, जितनी भी नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं करते रहें, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या मोस्ट एफिशिएंट वे है और मार्केट में कितना डिमांड है उनके प्रोडक्ट के लिए। पर अगर वो अच्छा एनालिसिस करें अपने डेटा का और ये समझें कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, तो वो उस हिसाब से अपना ईयर, अपना फ्यूचर ईयर प्लान कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन करेंगे। उस हिसाब से बजटिंग भी अच्छी होएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग। मतलब इसकी वजह से हम अच्छे डिसीजंस और बेटर डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। फिर है हमारा प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और कंट्रोलिंग लास्ट। तो अगर हमने कुछ प्लान ही नहीं किया होगा तो हम कंट्रोल क्या करेंगे? तो बेसिकली इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें अपने जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का मेजरमेंट है वो हम ऐसे देखते हैं कि लेट्स से चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनने डिसाइड किया था कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं चेयर्स के। वो था उनका प्लान्ड परफॉर्मेंस और उनने एक्चुअली प्रोड्यूस किए 80 यूनिट्स, तो वो हो गया उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो 100 यूनिट्स प्लान थे और 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। अब हमने ये तो कंपेयर कर लिया और हमने इससे ही देखा कि क्या वो 80 यूनिट्स इनफ थे। अगर वो थे तो गुड और वो नहीं थे तो नो। तो हम ये कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब एक्चुअली कोई प्लानिंग थी ना, कि प्लानिंग के मुताबिक हम चले या नहीं चले। तो वो तभी हो पाएगा जब हमने प्लान किया हो। तो हम प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ताकि हम इस्टेब्लिश कर पाए स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश्ड है वो सही है या नहीं है। तो प्लानिंग की कमियां क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या है? अब ऑफ कोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करे, पर वहाँ भी कुछ कुछ कमियां हैं, थोड़ी थोड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं। जिसका फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब रिजिडिटी आ जाती है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स से आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान किया, एक ट्रिप प्लान किया और आप लोग जा रहे हो गोवा और आपने फ़्लाइट्स बुक कर ली हैं और
होटल्स भी बुक कर लिए हैं और सडनली आपका एक फ्रेंड बीमार हो जाता है, तो आप सोचते हो ठीक है हम इस वीक के बजाय नेक्स्ट वीक चले जाएंगे, पर मोस्टली ये नहीं हो पाता क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स लेट्स से नॉन रिफंडेबल हैं। अगर रिफंडेबल भी हैं तो आपको थोड़ा ही रिफंड मिलेगा। होटल बुकिंग्स में भी थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्री प्लान किया था। आपने प्री प्लान किया था तो उसकी वजह से थोड़ी रिजिडिटी आ गई, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही इन हाउ यू कैन गो अबाउट योर ट्रिप। दूसरा है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब ये नहीं बोला कि विल नॉट वर्क, इट मे नॉट वर्क, मतलब शायद काम करे शायद काम ना करे एक डायनामिक एनवायरनमेंट में। तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, एक बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है। डायनामिक मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जैसे फैशन ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, ऐसे बहुत बहुत चेंजेस आते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो अगर आपने प्लान कर लिया है और उस हिसाब से आपने एक्शंस कर लिए हैं कुछ कुछ, तो हो सकता है अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए आपका, तो आपकी प्लानिंग काम ना करे। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने कुछ तो अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए, आपने मतलब ये प्लान कर लिया कि नेक्स्ट मंथ में हमें 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब एकदम से आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत बढ़ गई मार्केट में, पर क्या आप प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ा पाओगे इतनी जल्दी? मे बी नॉट, क्योंकि आपने अपने प्लान्स के हिसाब से उतने ही एम्प्लॉयज़ हायर किए थे, उतने ही रॉ मटेरियल्स परचेज किए थे, और एकदम से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आप एकदम से उस पर अडेप्ट शायद ना कर पाओ। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, हमने इम्पोर्टेंस में डिस्कस किया था कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, पर अगर आपने अच्छे से सुना हो तो मैंने आपको कहा था कि ये मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्योंकि वो लोग प्लानिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी इनोवेशन तो बढ़ती रहती है, पर क्योंकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है, वो इतना ज़्यादा प्लानिंग प्रोसेस में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। उनका काम होता है ये सब एग्जीक्यूट कराना। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स हैं वो वर्कर्स से एग्जीक्यूट कराना। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है बाय प्लानिंग, क्योंकि मिडिल लेवल सॉरी अपर लेवल मैनेजमेंट ने तो बोल दिया कि भाई ये काम होना है, उनने तो अपने आइडियाज़ निकाल लिए, पर जो ये सारे और लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनको बस वो मोस्टली फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी ऑफ थॉट कम होती है, तो मतलब उस पर लिमिट आती है। फोर्थ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब जो प्लानिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही ज़्यादा उसमें माइंड की ज़रूरत होती है। तो ऑफ कोर्स ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कंसल्टेंट्स हायर करती हैं, एनालिस्ट हायर करती हैं कि वो ये प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट बने। अब ऑफ कोर्स जो हायरिंग होती है वो फ्री में तो होती नहीं है, तो इन सब की हायरिंग कॉस्ट, ताकि वो इन लोगों को अपनी टीम पे रख सकें, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और पूरा टाइम टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो कंपनीज़ के लिए दीज आर ह्यूज कॉस्ट एंड द कंपनीज हैव टू इनकर इट। अब ऑफ कोर्स एक कंपनी के लिए ये ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर बेनिफिट्स जो हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा हैं, तभी वो प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट रखें और वो कंसल्टेंट्स हायर करें। पर हाँ, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फिफ्थ है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ऑफ कोर्स जो ये सारी कंपनीज हैं जो अपनी टीम्स के साथ डिस्कस करती हैं चीज़ें, ये कोई एक साइड इनका काम तो किया नहीं है, नहीं कि चुटकी बजाया और डिसाइड हो गया सब कुछ, नहीं। एवरीबडी सिट्स टुगेदर, दे डिसाइड कि क्या करना है, कैसे करना है, जो सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन भी क्या है। तो ये सब डिसाइड करने के लिए टाइम लगता है, और कभी कभी उस टाइम में अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने का भी टाइम निकल जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि इमीडिएट एक्शन टेकिंग नहीं हो सकता है। तो जो प्लानिंग प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है।
लास्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर्स को ना एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि पहले ये चीज़ काम करिए तो अब भी कर जाएगी। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कैंपेन्स, उन्हें लगता है कि पहले कोई स्ट्रैटेजी काम करी है तो वो सिमिलर स्ट्रैटेजी अब भी काम कर जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। तो ये सब करने के बाद भी आफ्टर स्पेंडिंग ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम ऑन द प्लानिंग प्रोसेस, कोई गारंटी नहीं है कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगी या उनका एक प्लान सक्सीड करेगा, क्योंकि चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। और ये चेंजिंग चीज़ों के साथ चेंज होने के बावजूद भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके प्लान सक्सेसफुल होते हैं और कभी कभी नहीं होते। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्लानिंग इज़ फॉर फ्यूचर और फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा। सो प्लानिंग कैन नॉट गारंटी सक्सेस। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस है क्या। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोसेस होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें फॉलो करें ताकि हम वो चीज़ अचीव कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में जब आपको आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाते थे, तो पहले उन्होंने आपको क्या सिखाया? अल्फ़ाबेट्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस ना। सो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ये तो नहीं आपने पहले वर्ड सीख लिए, फिर अल्फ़ाबेट सीखे, फिर सेंटेंस सीखा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करें, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। तो इसे याद करने के लिए भी निमोनिक है और ये तो बिल्कुल ऑर्डर में ही है, जो कि है एस डाइज इफ, जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting an alternative, implementing the plans and follow up. इस प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हमने जितना ये चैप्टर डिस्कस किया है उसमें हमने ये पॉइंट बार बार डिस्कस किया है कि प्लानिंग प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑब्जेक्टिव तो डिटर्मिन करें, कि हम ये तो समझें कि हमारा गोल क्या है, जो हमें पूरा प्रोसेस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। क्योंकि जब हम वो डिटर्मिन कर पाएंगे तभी तो हम अपने टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को बता पाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट इवन दो दैट मीन्स समझदार, पर इसमें ये भी एक निमोनिक है। तो वो होना चाहिए एक तो स्पेसिफिक, कि हमें क्या अचीव करना है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कि स्पेसिफिक और मेजरेबल, SM, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। कि आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने। अच्छे क्या होता है? अच्छे आपके लिए हो सकता है 90%, किसी और के लिए हो सकता है 70%। तो वो है स्पेसिफिक, आपका स्पेसिफिक टारगेट। और मेजरेबल मतलब आप इसे मेजर कर सकते हो, नंबर्स में आप ये मेजर कर सकते हो। फिर आ जाता है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप अचीव कर पाने चाहिए हो ना, कि ये नहीं आपने पढ़ाई करी है और अपने आपने पेपर लिखा है 5 मार्क्स का, ठीक है, आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस पर आपको 90 आ जाएंगे, नहीं ना। तो अचीवेबल होना चाहिए आपका टारगेट। फिर रेलेवेंट, तो आपके ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब क्या है? रेलेवेंट का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको बिजनेस स्टडीज में 90 मार्क्स लाने हैं, तो आप बिजनेस स्टडीज के लिए वो रेलेवेंट है। आप ये नहीं कह सकते मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं और वो अकाउंट्स का आप बिजनेस स्टडीज से कंपेयर कर रहे हो, नहीं। तो रेलेवेंट, जो चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए। और टाइम बाउंड, टाइम बाउंड मतलब इतने टाइम में ये अचीव करना है। जैसे होना चाहिए, अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, तो चैप्टर 1 कब कंप्लीट करना है? आज करना है, कल करना है, 1 महीने बाद करना है, बोर्ड्स के बाद करना है। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये ऑब्जेक्टिव कितने टाइम में अचीव करना है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके के होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। फिर दूसरा स्टेप है इस प्रोसेस में डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो ये होता है कि आपको प्रीमाइसेस डेवलप करने का मतलब होता है कि आप कुछ अजम्पशंस बना रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में। क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, पर आपको एक्शन कुछ तो लेना ना। तो आप वो एक्शन बेस्ड ऑफ लेते हो अपनी अजम्पशन। लेट्स से एक रिटेल ब्रांड है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें इस मंथ में 100 स्कर्ट्स की सेल्स अचीव करनी है।
ठीक है। तो अब उनने अज्यूम किया है क्योंकि समर है तो स्कर्ट की डिमांड होगी, तो क्योंकि स्कर्ट की डिमांड होगी उन्होंने उस हिसाब से ये अजम्पशन लिया है कि उस अजम्पशन के हिसाब से कि स्कर्ट की डिमांड अच्छी होगी, उसके हिसाब से उन्होंने अज्यूम किया कि उन्हें ये टारगेट अचीव करना है इस 1 महीने में। हो सकता है ज़्यादा भी अचीव हो जाए, हो सकता है कम भी हो, क्योंकि चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। पर वो ये अजम्पशन किस बेसिस पे बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है, फोरकास्टिंग होती है एक टेक्निक जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। इंफॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों की, कि डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं, या कंपेटिटर्स की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ये डिटर्मिन करने के लिए कि उनका किस अजम्पशन पे वो अपनी चीज़ें फोरकास्ट कर रहे हैं, और उस अजम्पशन के बेसिस पे वो अपने गोल्स सेट करते हैं। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो मैनेजर्स ये सारे लिस्ट डाउन करते हैं इस स्टेप में। मतलब जैसे कि क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेल इंक्रीज करनी है बाय 10%, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर दें, या फिर ऑफर करें डिस्काउंट्स, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ा दें ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, या फिर डोर टू डोर सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं। तो इस स्टेप में वो देखते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर किए जा सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। फिर फोर्थ है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अच्छा, तो अब मैनेजर्स ने लिस्ट तो कर लिया है कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है। इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, वो ये देखते हैं कि हर ऑल्टरनेटिव के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कि किसके ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं वर्सेस नेगेटिव्स। तो वो इन सबको लिस्ट डाउन करना, सब चीज़ के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स नोट डाउन करने को, उनकी डीप स्टडी करने को हम इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बोलते हैं। फिर फिफ्थ बहुत सिंपल है। अब आपने इवैल्यूएट तो कर लिया, डीप स्टडी तो कर लिया कि कौन से ऑल्टरनेटिव में कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो फिफ्थ वाले में भी बस सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इन सब में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये है, या सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ओवर द कॉन्स ऑफ इट इस एक ऑल्टरनेटिव के हैं, तो वो सिलेक्ट कर लिया जाए। सिक्स्थ आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब इस प्लानिंग का फ़ायदा तो तब होगा ना जब ये प्लान इन प्लेस किया जाए, लाइक इन प्लेस आए, जब इम्प्लीमेंट हो प्लान, तभी फ़ायदा होगा ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के अलावा कोई फ़ायदा ही नहीं है प्लानिंग प्रोसेस का। तो इस स्टेप में आप इम्प्लीमेंट करते हैं मैनेजर्स प्लान को, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे अपने डिपार्टमेंट से और दूसरे डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट कर देते हैं कि अब हम इस प्लान के साथ फॉरवर्ड जा रहे हैं। लेट्स से उनने बोला कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी है, तो उनने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को और पैसे दे दिए, पैसे एलोकेट कर दिए कि ये लीजिए, ये आपका न्यूली एलोकेटेड बजट है और अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दीजिए। दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ताकि पूरा प्रोसीजर काम पे आ सके। अब सेवेंथ और लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। तो एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी ये मैनेजर्स को मेक श्योर करना होता है कि वो बार बार फॉलो अप करें अपने डिपार्टमेंट्स के साथ, अपने टीम के साथ, कि प्लान ठीक से इन प्लेस तो है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जो वीकली टेस्ट होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि टीचर्स ये चेक कर पाएँ कि जो वो पढ़ा रही हैं, वो आप तक पहुँच भी रहा है कि नहीं। मतलब वो अच्छे से डिलीवर तो हो रहा है कंटेंट, बच्चों को समझ में तो आ रहा है। तो इसलिए फॉलो अप एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बार-बार मैनेजर्स ये देख पाएँ कि जो प्रोसेस है वो ठीक से चल रहा हो। क्योंकि जो आपने प्लान बनाया था, कुछ असम्पशन्स के बेसिस पे बनाया था। तो यही देखा जाता है कि जो सारे असम्पशन्स थे वो इन प्लेस हैं, वो होल्ड करते हैं इन दिस करंट सिनेरियो, और हमारी जो असम्पशन्स थे और हमारी प्लानिंग प्रोसेस थी वो ठीक थी। तो अब हमने प्लानिंग तो डिस्कस कर लिया है, तो पर एक प्लान होता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है कि आपके गोल्स क्या है और आप उन्हें कैसे अचीव करना चाहते हो। मतलब बेसिकली एक रोड मैप है जिसमें स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। और प्लान भी दो तरीकों के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स होते हैं जो बस एक टाइम यूज करेंगे आप, और आप उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए
डिज़ाइन किए जाते हैं और जब वो गोल अचीव हो जाता है तो फिर उनकी वापस ज़रूरत नहीं पड़ती उन प्लान्स की। जैसे फॉर एग्जांपल्स जो बजट्स हैं, किसी आपने अगर प्लान का किसी लेट्स से आपकी बर्थडे पार्टी है, आपने जो उसका बजट बनाया वो वन टाइम यूज़ है ना, या कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर जैसे आप अपनी बर्थडे पार्टी डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप अपने 23rd बर्थडे पे XYZ चीज़ें करेंगे, तो वो एक प्रोग्राम है, तो वो उसी दिन के लिए लागू होता है, आप उसी दिन यूज़ करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं, यही होते हैं कि वो डिमांड स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होते हैं और फिर जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो वो प्लान का यूसेज भी खत्म हो जाता है। ऑन द अदर साइड स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो रिपीट यूज प्लान्स होते हैं, मतलब जो एक बार डिजाइन कर दिए और वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, आप थोड़ा बहुत उन्हें मॉडिफाई करते जाते हो पर वो प्लान वही इंटैक्ट रहते हैं इनडेफिनेट पीरियड तक, मतलब एक अनफोर्सिएबल फ्यूचर तक आप वही यूज करते रहते हो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन से। और ये थोड़े स्टेबल इन नेचर होते हैं, ये हमेशा बार बार बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते और ये इसलिए बनाए जाते हैं, ये मोस्टली इस गाइडलाइंस होते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, एक कंपनी के रूल्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे मोस्टली स्टैंडिंग प्लान्स में ही आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट FYI या फिर एक MCQ में आ सकता है ये, तो जो स्ट्रैटेजी है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं जो ना कि आप सिंगल यूज में क्लासिफाई कर सकते हो ना कि स्टैंडिंग प्लान्स में, ये अपने ही तरीके के प्लान्स में आते हैं। तो अब जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं बिटवीन सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। तो सिंगल use plans are only used once. Standing plans are used again and again. Single use plans are developed only one time for an event or course of action that is not likely to be repeated. Standing plan is made for activities that occur regularly over time to time. Single use plans are discarded when the project is over. Standing plans are usually developed once but used over and over again with necessary modifications from time to time. Single use plans include budget, program, and projects. Standing plans include policy, procedures, methods, rules, etc. ये आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए दोनों के डिफरेंसेस। टाइप्स ऑफ प्लान्स 8 तरीके के हैं जिसका भी हमने निमोनिक बनाया है। तो निमोनिक है सिली पायरेट्स ब्रिंग मैनी प्रिटी रेड ऑरेंजेस साउथ। रिपीट करेंगे, सिली पायरेट्स ब्रिंग मैनी प्रिटी रेड ऑरेंजेस साउथ। तो क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। तो पहले तरीके का प्लान है ऑब्जेक्टिव। अब हमने पूरे इस चैप्टर में यही डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव होता है हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारा एंड पॉइंट ऑफ द होल प्लानिंग प्रोसेस, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एंड पॉइंट है ऑफ द प्लान, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें देख पाए, उन्हें मेजर कर पाए, बता पाए कि हमारा एग्जैक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है और वो हमें गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, ये न्यूमेरिकल फिगर आ गई, इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी दे दिया, स्पेसिफिक फिगर भी दे दी, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एंड गोल है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो इसके फीचर्स क्या क्या हो गए? ये बेसिकली एक ओवरऑल गाइड होती है हमारी बिजनेस प्लानिंग के लिए। ये एक रोड मैप डिजाइन हो जाता है कि हमें अपने बिजनेस प्लान में यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो हमारे जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो गाइडेड होती हैं टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव, तो हम डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और ये मोस्टली बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट मोस्टली इसे सेट करती है। अच्छा, दूसरा है स्ट्रैटेजी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा गोल क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है। स्ट्रैटेजी है कि वहां तक हमको पहुंचना कैसे है। तो वो पूरी आउटलाइन या वो पूरा ब्लूप्रिंट, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारी डिटर्मिन करती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या अचीव करना है अपने बिजनेस में।
फिर उसी हिसाब से हम कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, उसे वो भी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एडवर्टाइजिंग बढ़ानी है तो बजट में से हम ज़्यादा पोर्शन एडवर्टाइजिंग को देंगे, मार्केटिंग को देंगे। ये है हमारी स्ट्रैटेजी टू अचीव आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड गोल क्या था, सेल्स इंक्रीज करनी है। वहां तक पहुंचेंगे कैसे, बाय गिविंग मोर टू एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो ये वहां तक पहुंचेंगे कैसे वाला जो आउटलाइन है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। और हमारी स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस होती है बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये हमारी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट करती है ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें। तीसरा आ गया पॉलिसी। पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स क्यों होते हैं, क्योंकि एक जनरल गाइडलाइन है कि एक बिजनेस कैसे सोचेगा और अपनी एनर्जी कैसे चैनलाइज करेगा टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी कभी आप शॉप में गए होगे, उधर लिखा होता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न। तो उसका क्या मतलब, वो उनकी पॉलिसी है और वो हर कस्टमर पे इक्वली लागू होती है कि हम अंडर नो सर्कमस्टांस हम किसी को भी एक्सचेंज भी नहीं करने देंगे अपना प्रोडक्ट और रिटर्न भी नहीं करने देंगे। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है कि हर कस्टमर सेम तरीके में उन पे ये पॉलिसीज अप्लाई होती है, तो वो सिमिलर तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। और ये एक्शन टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी होता है। और क्या एग्जाम्पल्स हो गए हमारी स्ट्रैटेजी के, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पर्टिकुलर एडमिशन पॉलिसी होती है। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए टू रीच स्पेसिफिक कॉलेजेस, या फिर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ होती हैं कुछ कुछ, या प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं कुछ कंपनीज़ की कि ये प्रोडक्ट इसी अमाउंट पे प्राइस्ड होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और ये जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होती हैं। ये गाइड करती है मैनेजर्स को कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उस स्ट्रैटेजी को, और ये ब्रॉड पैरामीटर्स डिफाइन करती है कि एक मैनेजर इन्हीं पैरामीटर्स में, मतलब इसी दायरे में फंक्शन कर सकता है। फोर्थ है प्रोसीजर, जो कि एक स्टैंडिंग प्लान है। फिर से तो प्रोसीजर हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रोसीजर बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले आप ए करोगे, फिर बी करोगे, फिर सी करोगे, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है और वही फॉलो होगा, उसे कहते हैं प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिया होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाओ। और ये जनरली इनसाइडर्स के लिए ही मेंट होता है कि जो इनसाइड ऑफ द वर्किंग ऑफ अ कंपनी है, ये सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज को और उनके इनसाइडर्स को ही पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो एक बहुत स्पेसिफिक तरीके का होता है, तो हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे फॉर अ चाइल्ड टू गेट एडमिटेड इनटू देयर इंस्टीट्यूशन। और ये पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम फिफ्थ आ जाते हैं मेथड पे, जो भी एक स्टैंडिंग प्लान ही है। तो अभी आपने प्रोसीजर पढ़ा था कि वो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। मेथड है कि उन स्टेप्स में राइट तरीका क्या है ऑफ डूइंग अ टास्क, ताकि आप टाइम भी सेव कर पाओ, मनी भी सेव कर पाओ, ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, आपके पूरे प्रोसेस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग में एक स्टेप है डेप्रीसिएशन। तो उस डेप्रीसिएशन सही तरीके, लाइक पूरी कंपनी एक तरीका डिसाइड कर लेगी कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करना है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है, और सब लोग वही यूज़ करेंगे ताकि एफिशिएंसी मेंटेन हो पाए कंपनी वाइड, ताकि वो टाइम सेव कर पाए, मनी सेव कर पाए और स्टैंडर्डाइज कर पाए कि एक टास्क कैसे परफॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन वाइड। सिक्स्थ हम आ जाते हैं रूल पे, जो भी एक स्टैंडिंग प्लान है। तो रूल होती है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो आपको क्लियरली बताती है कि ऐसा आप कर सकते हो या ऐसा आप नहीं कर सकते। ये होता है ताकि आपका वो बिहेवियर गाइड कर पाए। रूल डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब आप बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आप कर सकते हो और ये आप नहीं कर सकते, और जो चीज़ आप नहीं कर सकते अगर आपने वो किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। लेट्स से रूल है कि रेड लाइट नहीं क्रॉस कर सकते, तो मतलब अब रेड लाइट नहीं क्रॉस कर सकते, अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो क्या होगा,
आपको पेनल्टी लगेगी, आपको फाइन लगेगा। तो यही होता है। और कैसे रूल्स हो जाते हैं, जैसे नो स्मोकिंग है, कॉम्प्लेक्सेस में, ऑफिस में आप जाते हो, स्कूल्स में आप जाते हो, नो स्मोकिंग है। तो ये रूल है कि आप ये नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो ये स्पेसिफाई करता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और ये रूल्स बिल्कुल रिजिड होते हैं। जैसे स्कूल में है, स्कूल में आपका रूल है आपको 8 AM तक आ जाना है। अगर आप नहीं आओगे तो क्या होगा, आप वहीं से वापस भेज दिए जाओगे कि भाई नहीं, अब आप नहीं आ सकते, कल आना। तो इसके रेपरकशंस होते हैं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर चेंज। 7th हम आ जाते हैं प्रोग्राम पे, जो कि एक सिंगल यूज प्लान है। तो प्रोग्राम होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है आपका, पॉलिसी भी है, प्रोसीजर भी है, आपके रूल्स भी आ जाते हैं। ये सब बनाया जाता है ताकि सिस्टमैटिक वर्किंग हो पाए इन्वायरमेंट की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी। और ये प्रोग्राम क्रिएट होते हैं इन रिलेशन टू पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने एक प्रोग्राम बनाया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है अबाउट अ प्रोजेक्ट, और ये वेरियस एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर की जाती है। अब आखिरी टाइप ऑफ प्लान है हमारा बजट, जो भी एक सिंगल यूज प्लान है। तो बजट है एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट गिवन फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाई का मतलब है ये आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में डिस्प्ले करता है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो बजट के अलग अलग तरीके के होते हैं ना, जैसे सेल्स बजट होता है, कैश बजट होता है, आपके पेरेंट्स भी बजट बनाते होंगे, आप शायद अपनी पॉकेट मनी का बजट बनाते होंगे, स्कूल्स बजट्स बनाते हैं कि कितना एलोकेट किस डिपार्टमेंट को किया जाए, ऑफिस बजट्स बनाते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट होती है ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको बताती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जब भी न्यूमेरिकली या फिर क्वांटिटेटिवली कुछ भी स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो मोस्टली बजट होती है, और ये मोस्टली प्रिपेयर की जाती है बाय एंट्री लेवल मैनेजर्स। और इसके साथ वी आर नाउ done with chapter 4 planning, which is amazing because if you have done all these 4 chapters, we are done with 1/3 of your syllabus, which is amazing, amazing, amazing progress, and I'm really proud of you guys. I hope you're learning really, really well. अगर आपको कोई भी doubts हैं, कोई भी, you can drop them down in the comment section below. If you need notes for this chapter, drop down your email IDs and I will send you the notes as well. Anything you need help with, please drop it down in the comment section below, or you can email it to me and I will definitely help you out with it. I hope you're learning really well. एक बार NCERT भी review कर लेना to just go through the concepts, even though all of this should be good, and I hope you guys are learning from this. Anything else you need help with, please let me know, and otherwise I will see you guys in the next one, and thank you so much for being here. Stay tuned in for the next one. Bye. Have a good day.